दर्शकों कहते हैं कि हमारा जीवन भी एक रंगमंच है और इस रंगमंच में हम बहुत सारे भावों को जीते हैं। कभी खुशी होती है तो कभी गम का भी सामना करना पड़ता है। और रंगमंच में कितना लोगों का इंटरेस्ट है आज के दौर में, इसको हम समझेंगे। क्यों दिव्या, तुम क्या कहती हो, रंगमंच में तुम्हारी कितनी दिलचस्पी है, जरूर बताओ। बेसिकली मैं रंगमंच में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं डांसर रह चुकी हूँ, क्योंकि भाव भंगिमा को हम जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं उसके जरिए हम अपने सारे इमोशंस को दिखाते हैं, अपने पूरे इमोशंस को दर्शकों के सामने परोस देते हैं, जिस कारण से रंगमंच और भाव भंगिमा मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। बिल्कुल, तो रंगमंच के बारे में हम थोड़ा और समझेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है जो सजीव यानी लाइव प्रसारण देती है, हमारे अपने मन के भावों को दर्शाती है और मोटिवेट भी करती है कि हम अपने जीवन को एक तस्वीर के रूप में पेश कर देती है, हमारी नज़रों के सामने है। और इसीलिए हमने बिहार बिहान के इस अंक में खास मेहमान को बुलाया, आपका उनसे परिचय करवाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं हरिशंकर रवि जी, नाट्य निर्देशक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार बिहान के इस अंक में। शुक्रिया अर्पिता। बिल्कुल, तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि टेक्निकल रूप से अगर हम समझें तो हमारे लिए है कि एक मंच सजा है और उसमें कुछ कलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आपकी नज़र में टेक्निकल रूप से अगर हम देखें तो रंगमंच क्या विधा है? बहुत अच्छा सवाल है जी। बहुत सीधा भी है और बहुत मुश्किल भी है। अच्छा। सीधा इसलिए कि रंगमंच जो है सभी विधाओं का इसमें समावेश है। इसमें साहित्य, संगीत, जैसा कि दिव्या ने अभी कहा कि नृत्य, ये क्लासिकल फॉर्म में ये ट्रेंड है, तो सभी विधाओं का रंगमंच में समावेश है, जिसमें आप क्या कहते हैं अपनी लोक कलाएं या फिर क्या कहते हैं कि क्लासिकल फॉर्म्स जो हैं सारे, जो या सेमी क्लासिकल फॉर्म्स है। क्लासिकल फॉर्म में कथकली, कृष्णाट्टम, मोहिनीअट्टम, आपका क्या कहते हैं कुडियाट्टम, तो हम कह सकते हैं कि सभी विधाओं का समावेश है, जिसमें जीवन की जो घटनाएं हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उसको जीवंतता के साथ, अभी आपने जीवंतता की बात की, लाइवनेस की बात की, तो रंगमंच ही वो माध्यम है जिसमें हम सभी विधाओं को, सभी कलाओं को समावेशित करते हैं और उसको दर्शकों के सामने जीवंतता के साथ प्रस्तुत करते हैं। क्यों दिव्या, तुमको क्या लगता है, तुम्हारा कोई सवाल है? क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट तुम बता रही हो लगातार है, तो मैं चाहूंगी तुम अगला सवाल लो। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी नाटक को डायरेक्ट करते हैं तो क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्या कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिससे उस नाटक को कंप्लीट स्टेज पर उतारा जा सके? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सवाल है। प्रोसेस के बारे में जानना चाह रही हैं आप? जी। मैं, हर निर्देशक का अपना अपना व्यक्तिगत प्रोसेस है, तरीका है किसी आर्ट को गढ़ने में, किसी क्रिएटिव चीज़ को बनाने में, किसी नाटक को तैयार करने के लिए। तो मेरा जो प्रोसेस है, मैं एज ए डायरेक्टर सबसे पहले स्क्रिप्ट का चयन करता हूँ। मेरे लिए कंटेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं कंटेंट को सबसे पहले रखता हूँ, प्रायोरिटी में रखता हूँ कंटेंट। तो मेरे लिए कंटेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं कंटेंट सेलेक्ट करता हूँ, यानी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता हूँ पहले मैं। वो स्क्रिप्ट जिसमें जो स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं कोई बात कहे, मुझे कुछ हंट करे, मुझे कुछ ऐसे मुझे कुछ आकर्षित करे, उद्वेलित करे कि समाज के लिए कुछ कहना है, समाज में जो घट रहे घटनाएं हैं जी, उसको मुझे अपने स्क्रिप्ट के माध्यम से, अपने कंटेंट के माध्यम से कहना होता है। तो मैं पहले स्क्रिप्ट का चयन करता हूँ, देन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अभिनेताओं का चयन करता हूँ। जैसे अगर मेरे किसी नाटक में कोई ऐसे चरित्र हैं जो स्पेसिफिक चरित्र हैं, तो मुझे वैसे ही अभिनेताओं को मैं ढूंढता हूँ स्पेशली जा कर के कि इस चरित्र के लिए ये अभिनेता फिट है, इस कंटेंट के लिए ये अभिनेता फिट है, इस फॉर्म के लिए, जिस फॉर्म में मैं नाटक करता हूँ, तो उस फॉर्म के लिए ये अभिनेता फिट है। अगर कोई क्लासिकल फॉर्म में हम कोई नाटक कर रहे हैं तो निसंदेह हम वैसे क्लासिकल करने वाले लोगों को हम अप्रोच करते हैं, तो उसको मैं ढूंढता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ। देन हमारा इम्प्रोवाइजेशन का तरीका होता है। हम 45 दिन का हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अभिनेताओं को अलग अलग एक्सरसाइजेज देते हैं, जिसमें वॉइस एक्सरसाइजेज है, जो अभिनेता का पर्सनल एक्सरसाइजेज है, अभिनेता की तैयारी का एक्सरसाइज है जिसमें वॉइस एक्सरसाइज है, उसके बॉडी का एक्सरसाइज है, उसके माइंड का एक्सरसाइज है। देन है कि कंटेंट के समझने के लिए जो समझ विकसित करने की ज़रूरत है,
ऐसी चीजें हैं। तो आपने, ऐसे एक्सरसाइजेज को हम अभिनेताओं को देते हैं और उसके थ्रू हम छोटे छोटे सीन तैयार करते हैं। फॉर्म की जरूरत होती है तो कुछ फॉर्म्स को लाते हैं हम, और देन है कि उसको हम मंच तक ले जाते हैं, ऑडियंस तक ले जाते हैं। आपने कंटेंट की बात की तो मैं कंटेंट पर ही आना चाहूंगी। कंटेंट बनाने के लिए आपको बहुत लोगों को पढ़ना होता है, आपने कई साहित्य को पढ़ा होगा, तो आपकी रुचि किस में है? आपने किन लोगों को पढ़ा है और कहाँ से प्रेरणा ली है? पढ़ने के लेकर के तो थिएटर के बहुत सारे थिएटर के, ऑलरेडी मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हूँ, तो वो बहुत सारे सिलेबस पढ़ने होते हैं जिसमें मॉडर्न इंडियन ड्रामा है, मॉडर्न इंडियन ड्रामा के जो लेखक है उनको पढ़ते हैं, या फिर है क्लासिकल इंडियन ड्रामा के जो लेखक है उनको पढ़ते हैं, या फिर वेस्टर्न इंडियन ड्रामा, वेस्टर्न ये क्या कहते हैं कि इंडियन ड्रामा के या वर्ल्ड ड्रामा के जो ये हैं नाटककार हैं उनको पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड ड्रामा में जब भी हम जाते हैं तो इब्सन मुझे बहुत पसंद है, मैंने उनको पढ़ा है, मेरे पसंदीदा लेखक है हेनरी इब्सन। तो उनको इंडियन राइटरों की हम बात करें तो भारतीय मोहन राकेश है, आपके क्या कहते हैं कि ये है विजय तेंदुलकर है। तो ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जिनको मैंने पढ़ा है और मेरे विषय के राइटर हैं। बिल्कुल, आप लंबे वक्त से इस क्षेत्र में हैं और इसीलिए जो आपको अवार्ड मिला है, बेहद खास अवार्ड भी इनको मिल चुका है। दर्शकों को आपको बता दें कि निर्देशन के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए बिस्मिल्लाह खां अवार्ड इनको मिल चुका है। अवार्ड मिला इसका मतलब है कि आपकी कोई सोच बेहतर होगी। अगर हम रंगमंच के बारे में समझना चाहें तो सामाजिक क्षेत्र में एक बेहतर योगदान के लिए क्या भूमिका रहती है? जैसा आपने बताया कि जब आप रंगमंच पे कोई प्रस्तुति तैयार करते हैं तो आप ध्यान रखते हैं कि इसमें कैरेक्टर को कैसे उभारना है। जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए अगर आपने कोई प्ले करना है तो आप उस भूमिका को पहले समझते होंगे, यानी एक सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं आप। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि रंगमंच हमारे समाज को कितना जागरूक करता है? रंगमंच कहा जाए तो रंगमंच ही है, रंगकर्म है, जो निसंदेह एक सामाजिक जो दायित्व है उसका निर्वहन के लिए भी है। रंगमंच जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको हम अपने नाटकों के माध्यम से दर्शकों तक लाते हैं, जिसमें कई सारे अलग अलग मुद्दे हैं। जैसा आपने कहा कि स्त्री का मुद्दा है जिसको आप ये क्या कहते हैं कि रंगमंच पे लाते हैं। चरित्रों का निर्वहन है तो उसमें अभिनेता करता है कि अलग अलग चरित्रों को पर काया प्रवेश करता है, किसी काया में प्रवेश करता है। जैसे अभी आप एंकरिंग कर रही हैं, अभी आप किसी की आप जब अभिनय करने लगेंगी तो किसी की बीबी होंगी या किसी की बहन बनेंगे या किसी की प्रेमिका होंगी। बिल्कुल। तो जब ये जो प्रक्रिया होता है, ये जो प्रोसेस होता है, उसमें जब अभिनेता या अभिनेत्री किसी दूसरे चरित्र में प्रवेश करता है तो उसके लिए एक प्रोसेस है। हाँ। जिसमें अभिनेता कई बार करता है कि खुद को सिचुएशन में फिट कर देता है, खुद को ढालना पड़ता है, खुद को ढाल देता है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अचानक भूकंप आ जाए तो क्या होगा? भाग जाएंगे हम लोग करेंगे कि अचानक हम भागेंगे, अफरा तफरी मच जाएगी यहाँ पे, या फिर कुछ ऐसा होगा कि हम कुछ बचने की कोशिश करेंगे, या हम स्टफ भी हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है। दूसरा है कि कुछ अभिनेता होते हैं जो उनके अपने अनुभव के अनुसार, जितना जिसका अनुभव है, जिसकी जितनी समझ है, जिसका जो जितना पढ़ा लिखा अभिनेता है, जो जितना प्रशिक्षित अभिनेता है, उसके अनुरूप सब अभिनेता का अपना अपना व्यक्तिगत तैयारी होता है। तो उसके अनुरूप अभिनेता पर काया प्रवेश करता है, चरित्रों में प्रवेश करता है, जिसमें बहुत सारे मेथड है। कई बार अभिनेता करता है इमेजिनेशन के थ्रू, वो करता है कि किसी चरित्र को गढ़ता है, जिसमें उसकी हाइट को देखता है अभिनेता, उस चरित्र की हाइट क्या है, उसकी आंखें कैसी है, उसकी भौहें कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, उसका वजन कितना है, उसके कमर कितने हैं, उसके ये क्या कहते हैं कि उस हिस्ट्री में जाते हैं तो उसके कौन कौन से रिलेशन हैं, उसके परिवार में कितने लोग हैं। बारीकी को कहीं ना कहीं समझना पड़ता है कि इसको सजीव अगर हमें दिखाना है, बनाना है तो उसकी छोटी छोटी चीज को नोटिस करना पड़ता है, को देखना पड़ता है, तभी वो उतना बेहतर प्रसारण कर पाएगा मंच पर। बिल्कुल। और दिव्या, हम चाहेंगे कि आप कह रही हैं, थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि इसके बारे में आप और समझना चाह रही हैं रंगमंच के बारे में, तो जरूर हम चाहेंगे कि आप पूछिए क्या है आपके दिल में। सर, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि आप निर्देशक हैं तो आपने बहुत सारे नाटक को निर्देशित किया होगा, डायरेक्ट किया होगा, तो आप अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे सामने कि आपने कौन से नाटक को डायरेक्ट किया है, इसमें से आपकी सबसे पसंदीदा कौन सी है और वो किस टॉपिक पर है और आपने कहाँ से प्रेरणा ली थी? नाटक तो मैंने बहुत सारे निर्देशित किए हैं, जिसमें सिपाही की माँ से लेकर के आपको क्या कहते हैं कि
एक हसीना पांच दीवाने तक से लेकर के आपके अभी हाल के दिनों में मैंने ख्वाहिश गली किया था। उसके बाद मैंने अभी डॉक्टर तुलसीराम की ऑटोबायोग्राफी की थी मैंने हाल के दिनों में, मुर्दहिया नाम से। उसको मैं बहुत अपने करीब मानता हूँ, या उसको वो मेरा पसंदीदा कह सकते हैं कि अब तक के कामों में मेरा पसंदीदा काम है, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। उसके बारे में संक्षेप में बताइए, आखिर वो किस स्टोरी पर आधारित थी, क्या था? डॉक्टर तुलसीराम एक प्रोफेसर हुए, ये जेएनयू के। ओके। तो जेएनयू के प्रोफेसर थे, उनकी आत्मकथा है मुर्दहिया। कैसे एक छोटे से गांव से निकल के एक दलित आत्मकथा है, पहले देश का पहला कोई ऐसा आत्मकथा है जिसमें कोई दलित अपने वैसा होने में किसी पे आरोप नहीं लगाता है। अगर उसके साथ वैसा हुआ, चीज़ें घटनाएं घटी उसके साथ जीवन के शुरुआती दौर में, जिससे वो बहुत कुछ सीखता है लेखक। चलिए, तो उसको है कि उसको किसी के रूप में किसी के ऊपर आरोपित नहीं करता है, वो अपने आप में एक सक्षम की भूमिका निभाता है, शिक्षा के रूप में लेता है उसे, और वो सीखता है, और जेएनयू के प्रोफेसर, जेएनयू जैसे संस्थान के प्रोफेसर तक बनता है। कोई भी अगर शिक्षित है, किसी भी समाज से है, शिक्षा का जहां आपने जिक्र किया, और मुझे लगता है जो जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हर समाज को, हर वर्ग को एक पावर देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप अपने आप को किसी से कम ना समझें और आप जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और बिल्कुल अब आपसे हम विदा लेंगे, लेकिन उससे पहले एक जस्ट छोटा सा सवाल, बस आप इसका जवाब दे दीजिए कि कोई अगर बनना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसको क्या प्रशिक्षण लेना पड़ता है? देखिए, प्रशिक्षण के बहुत सारे माध्यम हैं आज के डेट में। जिस तरह से आज जो डिजिटल युग है, जिसमें आज लोगों के पास बहुत सारे माध्यम हैं। वो टेलीविज़न के माध्यम से सीख लेता है, वो टीटीपी के माध्यम से सीखता है, वो यूट्यूब के माध्यम से जो प्रशिक्षण के कई सारे जो माध्यम हैं उस माध्यम से वो सीखता है। देश भर में बहुत सारे ड्रामा स्कूल खुले हुए हैं, उसमें वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है। FTI जैसे संस्थान है, सारा FTI जैसे संस्थान है जहाँ जाकर के अभिनेता सीखता है, पढ़ता है, और फिर इस फील्ड में अपने लिए आज संसाधन बहुत है। इसमें आसानी से है कि पहले संसाधन नहीं था, पहले बहुत सारे कम प्लेटफॉर्म थे, आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो उसके माध्यम से अभिनेता सीखता है और सीख कर बिल्कुल अचीव करता है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। क्यों दिव्या, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा? बिल्कुल, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। एक तो मुझे ऐसे भी नाट्य में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया। आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई है। सुबह सवेरे का वक्त है और ऐसे में भजन की बात ना की जाए तो थोड़ी बेईमानी होगी आपके साथ। क्यों दिव्या? बिल्कुल। भजन के बारे में दिव्या, गीत संगीत के बारे में तुम कितना जानती हो? जी, मेरा मानना है अगर संगीत एक ऐसी भाषा है जो सीधा आपके दिल को जाकर लगती है। बिल्कुल, और दिल के तार अगर संगीत से जुड़ जाएं तो हमारा दिन खुशनुमा बन जाता है और हमारा मन तरोताज़ा हो जाता है। लेकिन भारतीय संगीत के कई रूप हैं। शास्त्रीय संगीत है, सुगम संगीत है और लोक संगीत है। लेकिन भजन किस विधा में आता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो भजन की शैली है वो सुगम संगीत में आती है। अब इसके बारे में इतना टेक्निकल तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, और सुबह के वक्त में अगर हमारा भजन सुनने का मन है और आपका भी ज़रूर मन कर रहा होगा कि कुछ पूजा पाठ की बात कर ली जाए, ध्यान कर लिया जाए, तो इसीलिए हमने अपने बिहार बिहान में एक खास मेहमान को बुलाया है। जी हाँ, स्वागत करते हैं बिहार बिहान में भजन गायिका पूनम शर्मा का। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। बार बार प्रणाम आपको अर्पिता जी और दिव्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे हम एक भजन ही गवाना चाहेंगे। सुबह सुबह आपकी जुबान से एक भजन सुनने को मिल जाए तो हमारा दिन बन जाएगा। एकदम एकदम बिल्कुल जी। बहुत ही अच्छा भजन है, एक हनुमान जी महाराज का, और बहुत ही प्यारा धुन है। गरना रे छाती चीर के हनुमान ने, छाती चीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। जिस वस्तु में राम न हो वह वस्तु न आए काम,
जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु न आए काम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। बिल्कुल, क्या बात है। इतनी सुरीली आवाज और साथ में इतनी जोरदार आवाज के साथ आपने निश्चित रूप से जितने लोग सो रहे होंगे उनको जगा दिया होगा। बहुत अच्छा आज लगा। मंगलवार भी है, हमने बजरंग बली के भजन से दिन की शुरुआत की है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चर्चा में हम आपसे कुछ बातें भी करेंगे और चूंकि आप भजन गायिका हैं तो आपका अपना एक एक्सपीरियंस भी होगा, अनुभव भी होगा। तो देखिए आजकल लोगों का हम देखते हैं ज्यादातर जो नए युवा हैं फिल्मी गानों की तरफ इंटरेस्ट है, भोजपुरी गानों की तरफ इंटरेस्ट है। तो भजन ने आपको कैसे आकर्षित किया? भजन में इतनी दिलचस्पी कैसे आई है आपको? मैं जब हमारे दादाजी हमारे गुरुजी हैं, तो दादाजी जब शुरुआत, वो तो ऑलरेडी कलाकार थे ही, तो वो मैं एक दिन गुनगुना रही थी तो बोले पूनम तो लग रहा है कि अच्छा गा सकती है। तो हमको बोले कि बाबू आप गाओगी? बोले कि जी हम गाएंगे। तो हमको हारमोनिया बजाकर वो सिखाना शुरू कर दिए और वे यही बोले उस समय भी, आज से 16 साल 15 साल पहले, कि बाबू आपको सिर्फ भजन गाना है और कुछ नहीं गाना, सिर्फ भजन गाना है। यानी आपके दादाजी ने आपके अंदर की प्रतिभा को पहचान लिया। देखिए यही होता है हमारा, जब हमारी जो जॉइंट फैमिली होती है दिव्या, हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली में हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि इस बच्चे में क्या टैलेंट है, और पूनम जी का टैलेंट उनके दादाजी ने देख लिया था। तो भजन देखिए हर विधा में, हर शैली में कुछ टेक्निकल चीजें भी होती हैं। अगर हम भजन को और गहराई से समझें तो कोई भी युवा इस क्षेत्र में अगर कदम रखना चाहे तो उसे किस तरह की पढ़ाई करनी होगी, किस तरह का प्रशिक्षण लेना होगा? पढ़ाई तो एक अलग है ही, लेकिन एक जो लक्ष्य होता है इंसान का अलग अलग सबका भावना होता है, लक्ष्य होता है। तो हमारा रुचि यही रहा कि मैं सिंगर बनूंगी और जो भी लोग हैं, जो भी अभी आजकल के नए सिंगर्स हैं, तो यही कोशिश करें। हम किसी मंच पे जाते हैं तो सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि पहले भजन ही गाएं, उसके बाद में और कुछ प्रस्तुति अपना दे। जो भोजपुरी गाते हैं, मैं तो ऑलरेडी भजन ही गाती हूँ, तो हमारा तो है ही, भजन से शुरुआत होता ही है। तो सब लोग कोशिश यही करें कि भजन से शुरुआत करें, और भजन के बिना तो शायद ये अधूरा है, जीवन भी अधूरा है। बिल्कुल, भक्ति भावना से पूरी ओत है। जैसे आपने बताया आपके गुरुजी आपके दादाजी ही रहे हैं, तो फिर क्या आपने कोई औपचारिक शिक्षा ली है, और अगर ली है तो आप किनसे आपने सीखा है, और आप किस घराना से बिलोंग करती है, मुझे ये भी जानना है। बिल्कुल। दादाजी हमारा कोई अलग ये नहीं रहा है, हम अपने घर से ही शुरुआत किए। हमारे घर में ऑलरेडी सभी कलाकार, हमारे दोनों भैया, बाबूजी और दादाजी, सबसे पहले दादाजी हमारे तो शुरुआत उन्हीं की वजह से हुआ है और वही किए हैं। इसका मतलब घर पे भी जब महफिल जमती होगी तो सब मिलकर सबके साथ में, जी गाना सबके गाते साथ में, होंगे। हाँ एकदम। क्यों ना एक भजन और हो जाए और जो घर पे आप लोग गुनगुनाते हैं, क्यों ना बिहार बिहान के इस मंच पे गुनगुना कर सुनाइए। एक भजन है बहुत ही प्यारा, जिस समय मैया जानकी जी लंका नगरी में है तो हनुमान जी से कहती हैं, प्रभु का हाल चाल पूछती हैं, कैसने बाड़े लक्ष्मण देवरवा, कैसने प्रभु जी मोर, कैसने बाड़े लक्ष्मण देवरवा, कैसने प्रभु जी मोर, पूछतड़ी सिया हो मैया, पूछतड़ी सिया हो मैया, गिरता नैना से लोर, पूछतड़ी सिया हो मैया, कौन भइले हमारा से गलती, गलती गलती, कौन भइले हमारा से गलती, लिहले ना सुधिया मोर, रोतड़ी माई जानकी, रोतड़ी माई जानकी, गिरता नैना से लोर, पूछतड़ी सिया हो मैया।
वाह, क्या आवाज़ है आपकी, इतनी सुरीली आवाज़ सुबह हमने सुना है, हमारा तो दिन बन गया और आपकी आवाज़ ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया है। बिल्कुल पूनम जी, हम चाहेंगे जो आपने अभी गीत गाया इसके भाव के बारे में भी बताइए, क्या भाव भंगिमा है, ये क्या बताना चाहता है दर्शकों को? ये जो है एक तो ये जो मैंने धुन अभी गाया है ये तो पूर्वी हो गया। जैसे शुरुआत हमारे आदरणीय भिखारी ठाकुर जी, गायत्री जी जो स्पेशल इनका रहे हैं, तो ये तो एक पूर्वी हो गया। और ये आ गया भजन में, ये भजन में आ गया जिस समय मैया जानकी जी लंका नगरी में है, उस समय हनुमान जी पहुँचे हैं लंका में। अच्छा। प्रभु का खबर लेकर, तो वही मैया हाल चाल पूछ रही हैं कि हमारे प्रभु जी कैसे हैं और हमारे देवर जी कैसे हैं। मैया रो रो कर पूछती हैं भजन के ही माध्यम से। और ये आ गया आपको श्री सुंदरकांड हम लोग जो पढ़ते हैं तो आराधना हम लोग गाते हैं, तो उसमें आ गया ये भजन। तो सुंदरकांड के ही माध्यम से ये भजन बनाया गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने अपने गाने के जरिए एक चित्रण किया है जो, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भजन के माध्यम से ना सिर्फ हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर पाते हैं, बल्कि हमारे अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा भी पैदा होती है। और कहते भी हैं कि अगर जीवन में आपको सफलता पानी है तो उसके लिए सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो संघर्ष भी होता है। कोई भी काम आप करने निकलेंगे तो कठिनाइयाँ भी दिखेंगी। पूनम जी,